Hello everyone, in this video we will discuss the introduction section of the chapter Atom and Molecule. This is a class 9th science chapter 3rd. In the first and second chapter you have already done what is matter. So anything that occupies space and has a weight is known as a matter. So अब further matter की further composition को discover किया गया इस chapter में. ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे word दिख रहा है atom. तो एटम वर्ड डिराइव किसने किया, इसके पीछे एक इंडियन हिस्ट्री है. दैट महर्षि कन्नड़ थे अराउंड 500 BC. उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को फर्दर एंड फर्दर डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज आएगी जहाँ पे मैटर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, एंड उस स्टेज को उन्होंने टर्म किया परमाणु. एट द सेम टाइम एक और इंडियन फिलोसफर थे पाकुधा कट्टम, और उन्होंने इलेबोरेट किया इस टर्म को कि अगर परमाणु आपस में कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं. अभी हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर की है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये सभी जो मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये कैसे बना, व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद ईच अदर. अब ये तो बात थी इंडियन फिलोसफर की. एट द सेम टाइम एंशियंट ग्रीक फिलोसफर ने भी सेम स्टडी किया और सेम ही डेफिनेशन दी, दैट इफ we go on dividing a matter, then a stage will come when particles obtained cannot be divided further. कि एक टाइम के बाद मैटर डिवाइड होना स्टॉप कर देगा और वो जो स्मॉलेस्ट स्टेट होगी उस मैटर की, और वी कैन से दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उस मैटर का, उसे डेमोक्रिटस ने कहा एटम. सो परमाणु वर्ड दिया गया महर्षि कन्नड़ ने, और उसी टाइम पे ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस एंड लिसिपस, उन्होंने इसी टर्म को डिफ़ाइन किया एज एन एटम. अब ये तो डिफ़ाइन हो गया कि ये एटम होता है, बट इसी टाइम पे और डिफरेंट साइंटिस्ट थे. बाय द एंड ऑफ द 18th century दे हैव गिवन सम थ्योरीज कि क्यों कोई एटम आपस में कंबाइन करता है, क्यों कोई मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है, कैसे वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके वो क्या फॉर्म करते हैं. तो इन सब फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉज दिए गए, and that laws was given by Antony L. Lavoisier and the Proust, Joseph L. Proust. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको नोट्स फॉर्म में अगर लिखना है तो आइडिया ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट गिवन अराउंड 500 BC बाय द इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़. अब कन्नड़ ने ही परमाणु टर्म दिया. कैसे? अकॉर्डिंग टू हिम, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज परमाणु. एंड एट द सेम टाइम another philosopher Pakuda Kattam, what does he state? He states that various form of matter are obtained from combination of these smallest particle. Now at the same time two Greek philosopher Democritus and Lysippus also given the similar opinion. If we go on dividing the matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further, and this indivisible particle is called as an atom. तो ये important definition है. What do you mean by atom? So by the end of 18th century, scientists ने क्या discovered किया? Difference between element and compound, how elements combine, और we can say how atoms combine. Element पे अभी हम आएंगे, और आप already second chapter में ये कर चुके हैं वैसे तो. What happens when they combine? And what are the law of chemical combination? So law of chemical combination is given by two scientists, Antony L. Lavoisier and Joseph L. Proust. Now what is the law of chemical combination? The chemical reaction between two or more substance. अगर कोई भी substance के बीच में अगर एक chemical reaction हो रहा है और उसमें कुछ नई चीज़ फॉर्म हो रही है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, तो ये गवर्न करेगा बाय सर्टेन लॉस. जैसे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कोई रूल्स होते हैं, अगर हम कोई गेम भी खेलते हैं तो उसकी रूल्स होते हैं. तो ऐसे ही जब कोई एक रिएक्शन होता है बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस, तो उसको गवर्न करता है कुछ रूल्स और कुछ लॉज. दीज लॉज आर कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. So here the first one is law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में. और इसको इसी स्टेटमेंट को हम डिफरेंट वे में कैसे बोल सकते हैं? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके लिए कुछ नई टर्म है. जैसे ही हम एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे A+B फॉर्म कर रहा है AB, तो इसमें A+B जो इनिशियली आपस में रिएक्ट किया उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो फाइनल यहाँ पे सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको प्रोडक्ट बोलेंगे.
नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ ए बी, जितना मास ऑफ ए रिएक्ट करेगा जितना मास ऑफ बी रिएक्ट करेगा मिला के मास ऑफ ए बी के वो इक्वल होगा. दैट इज जैसे अगर हम टर्म दे दें एम ए इज द मास ऑफ ए, एम बी इज मास ऑफ बी, मान लो 4 ग्राम प्लस 3 ग्राम कितना हो गया 4 प्लस 3 7, तो ए बी कितने ग्राम बनेगा 7 ग्राम बनेगा. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. सो एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू ए बी. अब इसका हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं. सी प्लस O2 फॉर्मिंग CO2. अब जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है. ठीक है, 1 एटम 12. ये अभी आप इसी चैप्टर में आगे लर्न करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि कार्बन का मास कितना हुआ 12 ग्राम. ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32. इसी को हम देख लेते हैं यहाँ पे. कार्बन एक का मास 12 ग्राम, 16 इंटू 2 32 ग्राम. अब इस CO2 में क्या क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है. यहाँ जो ये नीचे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है. तो 12 प्लस 16 प्लस इंटू 2, तो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम, और आपकी राइट हैंड साइड पे भी 44 ग्राम है. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अ मास ऑफ प्रोडक्ट. अब इसी तरह से आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यहाँ पे. इन अ रिएक्शन, ब्लू कलर क्वेश्चन जो बॉक्स में आपको दिया हुआ है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. द प्रोडक्ट इज 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट. तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें अमाउंट भी आपको गिवन है. तो नाउ यू हैव टू प्रूव दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हम ये कैसे फॉलो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. अगर मैंने इन दोनों का मास यहाँ लिखा और उसको ऐड किया तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन तीनों के मास से, और यही तीनों का मास हमें ऑलरेडी गिवन है. सो दिस इज द आंसर हियर. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये दोनों थे, फॉर्म क्या कर रहे हैं मास ऑफ प्रोडक्ट, इन तीनों का टोटल मास कितना है 5.3 प्लस 6 11.3. अब इन तीनों का मास कितना होगा 8.2 2.2 0.9, कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम. सो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं. आपको रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, प्रोडक्ट का मास गिवन होगा, और आपको प्रूव करना होगा कि ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो दिस इज द स्टेटमेंट, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है सेम रहना. ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये जर्नल स्टेटमेंट है जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, आपको वैसे ही लर्न करनी है. इज अ काइंड ऑफ अ रूल काइंड ऑफ. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर, in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. किसी भी सब्सटेंस में हमेशा जो भी एलिमेंट होंगे उनका रेशियो और प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, डेफिनेट रहेगा बाय मास. जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर लिखते हैं H2O, तो उसमें हमेशा जो H और O का रेशियो होता है वो होता है 1:8. अब वो 1:8 कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल ये रहा H2O, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है. ठीक है, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास है 1, तो 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 16. तो अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 8 का 16, तो 1:8. तो वाटर में हाइड्रोजन कितने रेशियो में प्रेजेंट है 1 और ऑक्सीजन 8. अब ये वाटर चाहे हमें रेन से मिल रहा है, लेक से मिल रहा है, पॉन्ड से मिल रहा है, किसी भी कंट्री का वाटर है, उसमें हमेशा वाटर का रेशियो 1:8 ही रहेगा. दीदी अब फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 क्या बना रहा है H2O. अब हम चाहे कितना भी वाटर बनाएं, जैसे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाए हैं, पर जो वाटर का रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल H2, अगेन हर एक H एटम का मास 1 होता है, टोटल 2 इंटू 2 4 एटम्स हो गए, तो मास हो गया 4 ग्राम. ऑक्सीजन का मास 16 होता है और यहाँ पे उसके 2 एटम्स हैं. अभी आप कंफ्यूज ना हो ये सारी टर्म्स देख के, हम आगे वाली क्लासेस में लर्न करने वाले हैं कैसे H1 होता है, कैसे ऑक्सीजन 16 होता है. तो अभी सिर्फ ये आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें कि इन सब का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:8 आएगा. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास.
to form water, what mass of oxygen gas would be required to completely react with 3 ग्राम of hydrogen? देखिए 1 ग्राम, तो अगर इसको हम इस तरह से समझेंगे, सो इसको इस तरह से समझें कि मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन से है 1:8. अब मास ऑफ हाइड्रोजन अगर 3 दिया है तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MO को ऊपर लेकर गए, H की वैल्यू 3 पुट की, सो देन वी गेट द आंसर मास ऑफ ऑक्सीजन हियर इज़ 24 ग्राम. तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको कुछ भी वाटर का जैसे रेशियो कांस्टेंट है, तो इसमें हाइड्रोजन की या तो अमाउंट दे दी या ऑक्सीजन की अमाउंट दे दी, और वाइस वर्सा दूसरे की अमाउंट आपको बतानी होगी. Class 9 Science Chapter 3rd Activity 3.1 where we will prove law of conservation of mass. For this we required barium chloride and sodium sulfate. For this we required 5% solution of barium chloride and the sodium sulfate. Then the second thing required is the electrical balance, okay? And then the conical flask. So in the experiment setup we place the conical flask over the electrical balance and weigh it. Then we add one of the solution. Now for example हमने इसमें सबसे पहले sodium sulfate add किया, ठीक है, and note down the reading here. ठीक है, इनिशियली तो हमने एक ही सॉल्यूशन डाला है. देन वी ऐड अनदर सॉल्यूशन दैट इज ऑफ बेरियम क्लोराइड. अभी हमने इनको मिक्स नहीं किया है, दोनों सेपरेट में है, ठीक है. टेस्ट ट्यूब में हमने इसको प्लेस किया और टोटल अमाउंट वेट की नोट की, दैट इज 121.80 ग्राम, ठीक है, ये टोटल वेट. वी डू नाउ वी विल मिक्स द सॉल्यूशन. तो अब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में ऐड करते हैं, व्हाइट कलर सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है. वेट कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमने टेस्ट ट्यूब को प्लेस किया क्योंकि इनिशियल सेटअप में टेस्ट ट्यूब अंदर ही थी, ठीक है. एंड देन अगेन वी नोट द रीडिंग, देन वी गेट 121.8, मीनिंग द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, विच प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.